पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस सब में। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके कोई रिलेशन ही नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ है ही नहीं। और हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ इकलौता मुल्क है। अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ जो उसके रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये मुल्क आइडियल है ये इस्लामिक फ्रेमवर्क चलाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस सब में। पाकिस्तान 4 चीजें कर रहा है जिसको मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज ग्राउंड पे हो रही है उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। पहली बात, जैसे मैंने आपसे बताया कि ईरान चाहता है कि जो अमेरिका यहां से अगर निकल जाता है तो हमारे पास इस्लामिक एक तरीका होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं इस्लामिक फ्रेमवर्क, जिसके तहत जो इस्लामिक कंट्रीज वहां हैं और सारी हैं, तो उनके जो मसले हैं हम आपस में हल कर लें, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ाई सिर्फ बाहर की ताकत से करनी है, अंदर जो है हम बातचीत कर लें। पाकिस्तान इसके अंदर इस्लामिक फ्रेम, जो रीजनल फ्रेमवर्क है जिसको मैं इस्लामिक फ्रेमवर्क बता रहा हूं, एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और ईरान ये जानता है, तभी ईरान ने जो अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बताया 17 जून को साइन किया था अमेरिका के साथ, उसका नाम ही रख दिया है इस्लामाबाद MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्यों ये पाकिस्तान कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ अलग ही काबिलियत है। पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके कोई रिलेशन ही नहीं है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ है ही नहीं। और हमारा जो ये 4 दिन की लड़ाई हुई थी सिंदूर, उसके बाद अमेरिका ने ये तय किया, बाकी खाड़ी देशों ने ये तय किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने की जो ताकत है वो भी बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों के साथ इकलौता मुल्क है। अमेरिका, चाइना, रशिया के साथ जो उसके रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये मुल्क आइडियल है ये इस्लामिक फ्रेमवर्क चलाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर अंदर ही पाकिस्तान ने क्या किया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने 4 ऐसे मुल्क ले लिए हैं जो खास मुल्क हैं वेस्ट एशिया में। एक तो टर्की ले लिया उन्होंने, तो पाकिस्तान टर्की मिल गए, साथ में इजिप्ट ले लिया और चौथा ले लिया सऊदी। सऊदी आप जानते हैं GCC का सबसे बड़ा कंट्री है और इजिप्ट जो है वो अरब कंट्रीज का नुमाइंदा हो गया। तो ये 4 कंट्रीज जो है इनसे भी आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के जाने के बाद हमारा एक रीजनल अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि हम अपनी रीजन की बातें खुद तय कर सकें। यहाँ भी उनका रोल है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल, जो कि खास रोल है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, आसिम मुनीर का, वो ये है कि आज जो है ईरान और अमेरिका आपस से बात नहीं कर रहे, फिर से लड़ाई शुरू कर दी है इन्होंने MOU साइन करने के बावजूद। तो एक ऐसा मुल्क चाहिए जो दोनों से बात कर सके और वो है पाकिस्तान। दोनों मुल्क नहीं चाहते कि लड़ाई हो, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि मेरे पेट्रो डॉलर्स बचे रहें और कुछ ना हो। ईरान जो है वो ये चाहता है कि तबाही ना हो, करेगा अगर करनी पड़े कि तबाही ना हो, क्योंकि ईरान जानता है उसको वहीं रहना है वेस्ट एशिया में। ईरान जानता है कि उसको खाड़ी मुल्कों के साथ ही रहना है। ईरान जानता है कि वो यहीं पर वेस्ट एशिया के अंदर उसको एक रीजनल ऑर्डर बनाना है, यहाँ के सब मुल्कों को मिला के। पर तो इसलिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो इन दोनों से बात कर सकता है। यहाँ से बात वो करता है
ईरान के साथ और फिर टॉप लीडरशिप के साथ ईरान की, और उधर टॉप लीडरशिप अमेरिका की, प्रेसिडेंट ट्रंप, जेडी वांस, इनसे सीधी बात होती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। तो वो ये बहुत अहम रोल है जो कि प्ले कर रहा है पाकिस्तान। और चौथा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के रिश्ते तीनों मुल्कों के साथ अच्छे हैं, तो जो भी आसिम मुनीर या पाकिस्तान कर रहा है वो बिल्कुल जाहिर है कि वो उसको बता रहे होंगे चीन को भी, रशिया को भी, क्योंकि ये दोनों मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं जो हो रहा है इस लड़ाई को। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो सिचुएशन है, जो हम देख रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि हमला अमेरिका ऊर्जा जो है, पावर है ईरान के, उस पे नहीं करेगा। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ाई का, ईरान के पास सारे ऑप्शन है लड़ाई के। अब क्योंकि अमेरिका ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद साइन करने के बाद एमओयू फिर से लड़ाई शुरू कर दी है, तो अब जो रवैया होगा ईरान का वो और सख्त होगा, वो कुछ और सख्त बातें बोलेगा। मिसाल के तौर पर एमओयू में ये लिखा गया है कि लेबनान में जो लड़ाई कर रहा है हिजबुल्लाह के साथ इज़राइल, वो रुकनी चाहिए। अब वो उसमें ईरान ऐड करेगा कि यमन और सऊदी की तय होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। उसमें तय करेगा कि जो इराक की जो पॉपुलर मिलिट्री फोर्सेस है उस पर हमला नहीं होना चाहिए। फिर ये बात थी एमओयू में लिखी हुई कि ईरान जो है वो तेल बेच सके आराम से, जो अब से बंद कर दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। फिर ये है कि जो ईरान के कुछ पैसे हैं, जैसे कि $12 बिलियन है, जिसमें ये तय हुआ था कि $6 बिलियन जो है वो उसके अपने पैसे हैं जो छोड़े जाएंगे, जो अमेरिका ने दबा रखे हैं। तो वो कहेगा कि पहले वो मुझे वो दो। कहने का मतलब ये है कि आज लड़ाई उस स्टेज पर है, ये लड़ाई चलेगी, पर ये लड़ाई वहाँ नहीं जाने वाली जो कि लोग सोच रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सिचुएशन में है प्रेसिडेंट ट्रंप कि बहुत भारी नुकसान कर देगा ईरान पे। ईरान को तकलीफ हो रही है, कोई शक नहीं है, पर ईरान वो लड़ाई लड़ रहा है जिससे कि वेस्ट एशिया बदलेगा और दुनिया बदलेगा। अब कब तक ये चलेगी लड़ाई, वो प्रेसिडेंट ट्रंप को तय करना है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई मिलिट्री ऑप्शन है, अमेरिका से प्रेशर आ रहा है, दुनिया से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि दुनिया एक एक दिन हो रहा है, हम देखते हैं कि जो डीजल के प्राइस है, पेट्रोल के प्राइस है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये पूछा जा रहा है आज वेस्ट एशिया में 5 महीने से लड़ाई चल रही थी। हम जानते हैं लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला कर दिया था, और 2 दिन के अंदर अंदर 2 मार्च को ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जहां से 20% दुनिया का तेल और गैस निकलती है, उसको बंद कर दिया। वो ईरान के कब्जे में है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। और हम ये भी जानते हैं कि ये लड़ाई इन पिछले 5 महीने में जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, 17 जून को अमेरिका राजी हो गया था ईरान से बातचीत करके एक एग्रीमेंट करने की, जिसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप एग्रीमेंट तभी करते हैं किसी मुल्क के साथ जब आपको लगता है कि आपके पास लड़ाई करने के जो ऑप्शंस थे वो है ही नहीं। नहीं तो क्यों अमेरिका किसी ईरान के साथ, जो कि मिलिट्री ताकत में कम माना जाता है, उसके साथ बैठकर एग्रीमेंट करेगा। पर उसके बाद क्या हम जानते हैं, 15 जून को ये हुआ, पर फिर प्रेशर पड़ा बहुत सारा प्रेसिडेंट ट्रंप पे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने अपना ही साइन करा हुआ एग्रीमेंट खुद ही तोड़ दिया। तो मैं आपको ये बताऊंगा पिछले 5 महीने में जो खास खास नुमाइंदे हैं, जो मुल्क हैं वेस्ट एशिया में, जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, ईरान हुआ, इजराइल हुआ, खाड़ी मुल्क हुए, पाकिस्तान हुआ, ये आज किस कगार पे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, ये बताऊंगा। पर ये बताने से पहले 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, 3 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई उस वक्त हो रही है जब दुनिया में एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं।
अमेरिका एक ताकत नहीं है। आज अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। ये 3 ताकतें तय करेंगी कि दुनिया किस तरफ जाएगी, दुनिया का क्या हश्र होगा। और 2 ताकतें उसमें से, 3 में से, रशिया और चाइना आज ईरान के साथ खड़ी हैं। अरे ईरान के साथ तो बहुत सारे मुल्क खड़े हैं, और उसका सबूत ये है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसको धोखे से मारा गया था अमेरिकन और इजरायली की फोर्सेस ने, उनका अभी जो बुरियल हुआ था, फ्यूनरल हुआ था, उसमें 4 करोड़ लोग आए थे और दुनिया के बहुत हेड ऑफ गवर्नमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सब आए थे। तो ईरान के साथ बहुत लोग खड़े हैं। तो अब कहने, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आम ताम लड़ाई नहीं है। ये वो लड़ाई है जिससे कि हर दिन दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया का सारी जो रहन सहन है, ऊर्जा की प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ये जो खाड़ी मुल्क हैं, खाड़ी मुल्क आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ओमान हुआ, ये कुवैत हुआ। तो ये जो मुल्क हैं, बहरीन हुआ, यहाँ से तेल और ऑयल ये सब जाता है। करीबन 20% ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बंद कर दिया जाए और ये ना मिले, इसका मतलब जितने भी मुल्क हैं जिनको ज़रूरत है इस तेल की, उनको नहीं मिलेगा। हम खुद अपने मुल्क में देख रहे हैं, इंडिया में, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, एलएनजी लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो सवाल ये है कि ये वो लड़ाई है जो ऐसी लड़ाई नहीं है कि कहीं हो रही है। अरे ये वो लड़ाई है जिससे पूरा दुनिया जो है वो अफेक्टेड है। तो हर इंसान जानना चाहता है ये लड़ाई कहाँ पहुंची है और कब खत्म होगी। और तीसरी बात क्या है कि ये लड़ाई वो लड़ाई है जो अमेरिका में बहुत अनपॉपुलर हो गई है, लोग खुश नहीं है। करीबन 67% लोगों, अभी एक सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा है ये हमारी लड़ाई है ही नहीं, यहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि जो दुनिया में हो रहा है वहाँ उसका असर अमेरिका पे भी पड़ रहा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, तेल और गैस के जो प्राइसेस हैं, दाम है, वो बढ़ गए हैं और ये बढ़ता रहेगा। तो ये जब हम बात समझ लेते हैं तो अब हम आते हैं इन मुल्कों, ये कहाँ खड़े हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की। देखिए, जहाँ तक प्रेसिडेंट ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। ये जो उन्होंने धोखे में आकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कि ये लड़ाई तो खत्म हो जाएगी जल्दी, उन्होंने ये लड़ाई शुरू कर दी। आज ये लड़ाई जो है वो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है। इसको थोड़ा समझाता हूं, क्या चीज है पेट्रो डॉलर। देखिए, 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से बात करी और कहा कि देखिए, आपके पास तेल और गैस है, ये आप दुनिया को, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, एशिया में जापान है, इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूरोप में है बहुत मुल्क जिनको आपका तेल और गैस चाहिए। आप उसको बेचिएगा अमेरिकन डॉलर में और हम आपको उसके बदले में सुरक्षा देंगे। सुरक्षा देंगे हम ईरान से, और हम ये देखेंगे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो हमेशा खुला रहे। तो वो भी एक सुरक्षा होगी, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो ये आइडिया जो था सऊदी अरेबिया को अच्छा लगा। उसके बाद जो बाकी खाड़ी के देश थे उन्होंने भी ये मान लिया कि ठीक है। अच्छा, अब जो मुल्क हैं जिनको वहाँ का तेल और गैस और बाकी चीज़ें चाहिए, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि अमेरिकी डॉलर होने चाहिए उनके पास। अब अमेरिका ने क्या शुरू किया कि जो अमेरिका जो है वो कमाता कम है और खर्चा ज़्यादा करता है, तो उसका जो नेशनल डेट है, जो मतलब उसके ऊपर जो कर्जा है, वो बढ़ता गया। और उनको सिर्फ ये करना था कि नोट डॉलर छापते रहो, और जितना भी उनका कर्जा था उसको वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड, वो एक बॉन्ड है जो वो बेच देते थे उन मुल्कों को जिनको की खाड़ी से तेल और गैस चाहिए। तो वो मुल्क तो ये खरीद रहे थे अमेरिका के जो डेट है,
अमेरिका का कर्जा वो खरीद रहे थे और अमेरिका लगा हुआ था अपना डॉलर छापने में। ये सारा गेम था। तो अभी क्या हुआ है कि अगर अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ये जितनी भी मुल्क हैं खाड़ी के ये सोचेंगे कि अगर वो खोल ही नहीं सकते तुम, वो कब्जे में ईरान के ही है, तो हम जो है हम ईरान की बात क्यों ना मान लें। हम क्यों डॉलर में कर रहे हैं, अपना तेल और गैस बेच रहे हैं, हम लोकल करेंसी में बेचते हैं, उससे और अच्छा होगा। ईरान उनको बोल रहा है आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करिएगा, आप क्यों डॉलर में करने में लगे हैं ट्रेड। तो अगर वो हो गया तो अमेरिका को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कर्जा बहुत ज़्यादा है। कर्जा बहुत ज़्यादा है तो इतनी बड़ी उसकी मिलिट्री ताकत है, कोई 780 उनकी बेसिस है, मिलिट्री बेसिस 80 मुल्क दुनिया के अंदर, वो उसको चलाएंगे कैसे, पैसे ही नहीं है, उनकी खुद की इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। तो पेट्रो डॉलर एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण प्रेसिडेंट ट्रंप अब छोड़ के नहीं जा सकते, ये एक मसला है।